हाँ बेटा, नमस्कार। आप इस हिंदी साहित्य की इतिहास की जो ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास में तो अपन ने आधुनिक काल का जो सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। और उपविभाजन में पहला उपविभाजन पढ़ रहे हैं आप पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का दूसरा नाम है बेटा जी भारतेंदु योग। अब आपको ये देखना है कि इस काल को भारतेंदु जी का के नाम को आधार क्यों माना गया है। देखिए बेटा, इसका समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब आपको ये देखना है कि इसका नामकरण करने के लिए भारतेंदु जी को ही क्यों चुना, भारतेंदु जी के नाम पर ही इसका नामकरण क्यों किया गया। तो देखिए बेटा, हिंदी साहित्य के अग्रदूत कहे जाने वाले हिंदी गद्य साहित्य के मसीहा कह सकते हैं इनको, अर्थात हिंदी साहित्य के अग्रदूत भारतेंदु जी के अद्वितीय योगदान को आधार मानकर इसका नामकरण इनके नाम पर किया गया है। पहली बात, यानी हिंदी साहित्य या यूं कहें हिंदी में बहुत बड़ा योगदान, हिंदी गद्य लें चाहे काव्य ले चाहे पद्य लें, उनमें सबसे बड़ा योगदान यदि माना जाता है गद्य में, तो गद्य के तो मसीहा कहलाते हैं, गद्य के तो प्रणेता कहलाते हैं ये। अब यहां अपन को ये देखना है कि अभी तक जो इतिहास आप पढ़ रहे थे, भक्ति काल था, रीति काल था, आदि काल था। अब आपने जो तीसरा काल पढ़ा था बेटा रीति काल, 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो ये 200 वर्ष का समय था, उसमें आपने विशेषताएं देखी थी कि यह जो साहित्य था, मैं दरबारी साहित्य की बात कर रहा हूं, मैं रीति काल की बात कर रहा हूं, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। देखिए बेटा, ये जो रीति काल का समय था, यह केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य था। उसमें केवल राजा महाराजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की जाती थी, उनके श्रृंगार और उनकी वीरता, उनके राज दरबार के बारे में केवल लिखा जाता था। आम जनता से उस साहित्य का कोई लेना देना नहीं था। यानी केवल और केवल कहें तो जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, वह केवल दरबारी इतिहास बन करके रह गया था, केवल राजा महाराजाओं तक सिमट करके रह गया था, केवल दरबारों तक ही वह सीमित था। आम जनता तक वह साहित्य, आम जनता तक जो कवि लोग थे वो नहीं पहुंच रहे थे। बस वो एक ही बात जानते थे कि मेरी इस कलम के माध्यम से, मेरी इस वाणी के माध्यम से जो ये राज दरबारी या जो राजा जो राजा है, उसको, वह राज दरबारियों को मैं किस प्रकार से प्रसन्न करूं और मैं वहां वाह लुटूं। तो बेटा देखिए, आम जनता से दूर, सामान्य जनता से दूर का जो साहित्य था, सामान्य जनता से जो हटकर जो साहित्य रचा जाता था, वह जनता के लिए, आम जनता के लिए उबाऊ हो गया था। आम जनता की कोई बात उसमें उल्लेखित नहीं होती थी। तो इस काल में आकर के भारतेंदु जी के योगदान के कारण
यह जो दरबारी संस्कृति का जो साहित्य था वह दरबार से बाहर निकल करके, दरबारी संस्कृति से बाहर निकल करके आम जनता तक आया और उस साहित्य में आम जनता की, आम लोगों की भावनाओं को प्रकट किया जाने लगा। जो आम जनता थी अभी तक जानती नहीं थी कि हमारे ऊपर भी कोई साहित्य लिखा जाएगा, हमारी भी भावनाओं को साहित्य में वर्णित किया जाएगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो समाज से दूर जा चुका था साहित्य। लेकिन इस कालखंड में आकर के क्या हुआ कि जो साहित्य था वह समाज से जुड़ा, आम जनता से जुड़ा, आम लोगों से जुड़ा। समाज में फैली हुई जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, जो शोषण था, उस पर आवाज उठाएगी, उस पर कलम चलने लगी। इसलिए यह जो काल था, यह काल पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के, या यूं कहें हिंदी साहित्य के पेपर में यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। यहां ध्यान से सुनना बेटा, भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीतिकालीन जो दरबारी साहित्य था वह साहित्य आम जनता से दूर जा चुका था और वह केवल दरबारी संस्कृति तक, केवल वह राज दरबारों तक ही सिमट कर रह गया था। उसमें आम जनता का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता था। जनता की भावनाएं सो चुकी थी साहित्य की ओर से। तो इस युग में आकर के कवियों ने आम जनता की आवाज को साहित्य में वर्णित किया। समाज में फैली हुई जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो शोषण था, उस सब के ऊपर अपनी लेखनी चलाना प्रारंभ किया। इसलिए इस काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए बेटा, रीतिकालीन साहित्य, रीतिकालीन, बेटा रीतिकाल का समय बताइए मुझे। 1850 से 1650। तो रीतिकालीन साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य बनकर रह गया था, केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य बनकर रह गया था। साहित्य बनकर रह गया था। सामान्य या आम जनता में इसमें कुछ भी वर्णित नहीं किया जाता था। लेकिन इस काल में आकर साहित्य राज दरबारों से बाहर निकला। राज दरबारों से बाहर निकला और समाज में फैली हुई बुराइयों, समाज में फैली हुई बुराइयों पर कलम चलने लगी। समाज में फैली बुराइयों पर
कलम चलने लगी, जनता की आवाज को उठाया जाने लगा, जनता की आवाज को उठाया जाने लगा, जिसके कारण इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जिसके कारण इस काल को पुनर्जागरण काल उत्तर देना बेटा। प्रश्न लिखो कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? साहित्य के बच्चे ध्यान देना, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, कोई मामूली विषय नहीं पढ़ रहे। हिंदी साहित्य यानी समाज के आप प्रतिबिंब हो, समाज का दर्पण आप पढ़ रहे हो, तो ध्यान देना। इस प्रश्न का जवाब आप चैटिंग के माध्यम से लिख करके मेरे को देना। मैं डाउट में, मैं चैटिंग की क्लास में देखूंगा कि कौन कौन बच्चा इस प्रश्न का जवाब देता है। प्रश्न क्या है मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल ये लो क्यों कहा जाता है, मैंने ऊपर बताया आपको। उत्तर देना इसका। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलिए। अब ये तो चीज हुई कि इसे पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। अब देखिए बेटा, कुछ विद्वानों ने इसको बहुत ही अच्छा युग कहकर के पुकारा है। जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा का काव्य कहकर के पुकारा है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो छंद थे, छंदों की नियमावली से बाहर साहित्य आने लगा। जो गेय शैली थी, जो गीति परंपरा थी, उससे मुक्त किया गया। इस काल को मुक्त परंपरा का, आदर्श गीति मुक्त परंपरा का काव्य कहा जाने लगा। इस साहित्य को, इस साहित्य को आदर्श, क्या आदर्शवादी, या यूं कह सकते हैं आदर्शवादी आदर्शवादी गीति परंपरा का, गीति मुक्त परंपरा का काव्य कहकर पुकारा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आदर्शवादी गीति मुक्त परंपरा का काव्य, इस काव्य को कहा जाने लगा। अब यहां एक बात का ध्यान रखना, अभी तक जो आप काव्य पढ़ रहे थे उसमें ब्रज भाषा का काफी कुछ था, अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। काव्य का आधार, काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज और अवधी थी। लेकिन अब अवधी और ब्रज को भी यहाँ किनारे किया जाने लगा और खड़ी बोली का विकास हुआ। इस काल में आकर, इस काल में आकर खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में किया जाने लगा। ये लो,
काव्य की जो भाषा थी वो क्या हो गई? खड़ी बोली हो गई। बेटा खड़ी बोली क्या है? साहित्य में खड़ी बोली से आप क्या समझते हैं? आज खड़ी बोली प्रधान काव्य की परंपरा ज्यादा है। तो क्या है खड़ी बोली? देखिए बेटा, मध्यकाल में जो काव्य रचा गया उस काव्य में तत्सम प्रधान शब्दावली का बाहुल्य था। मध्यकाल जो था या भक्ति काल जो था, फिर रीति काल आया, उस काल में जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी उस भाषा में कौन सी भाषा थी उस काव्य में? उसमें तत्सम प्रधान शब्दावली, जिसको आप अवधि और ब्रज के रूप में पढ़ते हैं। अवधि और ब्रज भाषा में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग ज्यादा होने लगा था। अब यहां क्या होने लगा कि उस भाषा को अधिक प्रयोग किया जाने लगा, तो उस भाषा को किस नाम से जाना जाने लगा? खड़ी बोली। जब मध्यकाल की जो संस्कृत प्रधान शब्दावली थी, उस संस्कृत प्रधान शब्दावली का मतलब है तत्सम। तो तत्सम प्रधान शब्दावली का जब प्रयोग अधिक होने लगा तो उसको ही क्या कहने लगा, क्या कहा जाने लगा? खड़ी बोली। तो देखिए बेटा, खड़ी बोली क्या है कि मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में, भक्तिकालीन साहित्य में जब संस्कृत प्रधान शब्दावली के साथ में तत्सम प्रधान शब्दावली का संस्कृत भाषा के साथ में या संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा, तो उसे आम बोलचाल की भाषा में खड़ी बोली कहा जाने लगा। अब देखिए बेटा, जो ये खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, इसको आप आधार मान लो अपना दिल्ली है। जैसे क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली है, फिर हरियाणा है, कुछ भाग इसके में पंजाब का भी आ जाता है, इधर कुरुक्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में जो ये भाषा बोली जाती, अपन ये कह सकते हैं कि आपने जो कंपलसरी में भाषा का विभाजन पढ़ा था बेटा, जो कोरवी बोली थी, आपने पश्चिमी हिंदी में पढ़ा था ना, कोरवी खड़ी बोली, वो वही कोरवी वही खड़ी बोली है ये। यानी कि दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, इसके दिल्ली और हरियाणा के लगता हुआ जो पंजाब का क्षेत्र है वो, और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का भी है, कौरव प्रदेश, वहां जो भाषा बोली जाती है उसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। उसे क्या कहा जाने लगा? खड़ी बोली कहा जाने लगा। तो ये भारतेंदु युग या यूं कहें पुनर्जागरण काल से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। अब आप पढ़ेंगे भारतेंदु या पुनर्जागरण युग के प्रमुख कवि। प्रश्न लिखो आप। प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है बेटा, भारतेंदु युग के कवियों का भारतेंदु युग के कवियों का उल्लेख कीजिए। अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन से हैं उनके बारे में लिखना है। तो बेटा देखिए, उत्तर है इस रूप में। देखिए पहले तो क्या है, सबसे पहले जिसके नाम को आधार माना गया, कौन? भारतेंदु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, या इसको इस रूप में लिखो आप कि इस काल में, इस युग के प्रमुख कवियों में निम्न कवियों को शामिल किया जाता है।
कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, जिनको साहित्य में प्रेम घन के नाम से जाना जाता है बेटा, उर्फ प्रेम घन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, जिनको उर्फ प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद में आता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। 5-6 लोगों के नाम तो आपको लिखने ही होंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास, और इसके बाद में आते हैं बालकृष्ण भट्टे, बालकृष्ण भट्टे, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास और राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी इत्यादि प्रमुख हैं। प्रश्न तैयार। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। पुनर्जागरण काल के या भारतेंदु युग के कवियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्टे, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, ये प्रमुख हैं। वैसे तो बहुत से साहित्यकार हैं, अगर आपको नाम गिनना है तो देखिए इसमें आ जाते हैं मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी लल्लूलाल, सदल मिश्र, सैयद इंसा अल्लाह खां जो गद्य के रूप में जाने जाते हैं, फ्रेडरिक पिंकोट भी इसमें जाने जाते हैं, ठाकुर जगमोहन भी इसमें जाने जाते हैं। तो बहुत से साहित्यकार हैं जो इससे अपना संबंध रखते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जिनको जो ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का, वो यहाँ पर ये उत्तर इतना पूरा हो जाता है। बहुत है इतना अगर आप लिखोगे तो। चलो एक प्रश्न तो इस प्रकार से आता है। फिर दूसरा क्या आता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। थोड़ा बड़ा तो सबका जरूरी नहीं है, उनका साहित्यिक योगदान क्या है। जैसे पूछ लिया भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान का उल्लेख कीजिए, तो बेटा उसमें उसके जीवन से जुड़ी हुई जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, और उन्होंने क्या पाया साहित्य में उसके बारे में आपको लिखना है। तो दूसरा प्रश्न लिखो। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों के साहित्य के योगदान का
उल्लेख कीजिए। जैसे आपने अभी 7, 8, 9, 10 नाम लिखे थे, तो उनमें से आपको 2-4 की साहित्यिक रचनाओं और उनका जीवन का उल्लेख करना है। तो टाइम कितना बड़ा हो गया वीडियो, अभी 5 मिनट अपन और देख लेते हैं, शायद बड़ा हो जाएगा। देखिए बेटा, इसमें क्या करना है अपन को कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में अपन को इसमें लिखना है। इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी हैं, उसके बारे में लिखना है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हैं, तो उनके बारे में अपन को इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए, अपन लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही। तो सबसे पहले लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म था, बस थोड़ा थोड़ा लिखना है। इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और निधन हुआ, अल्प काल था इनका जीवन काल, 1885 ईस्वी में। मात्र 35 वर्ष का जन्म काल था इनका जीवन काल 35 वर्ष का था, ज्यादा बड़ा नहीं था। इनका जन्म स्थान था बेटा काशी, जन्म स्थान था काशी। काशी को आप वाराणसी बोल दो, बनारस बोल दो, चाहे देवनगरी बोल दो, कुछ भी बोलो। इसके बाद में इनका मूल नाम क्या था ये देखना है। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र। तो फिर उपनाम क्या है, इनकी उपाधि क्या है? भारतेंदु। उपाधि क्या है? भारतेंदु, यानी भारत का इंदु। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। ये उपाधि किसने इनको दी थी? देखिए बेटा, डॉक्टर नगेंद्र जी बताते हैं कि इनको यह उपाधि 1850 ईस्वी में उस समय के साहित्यकारों के द्वारा दी गई थी। यह जो उपाधि है 80 ईस्वी में साहित्यकारों व पत्रकारों के द्वारा दी गई उपाधि है। साहित्यकारों व पत्रकारों के द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। इनके योगदान में देखें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं पत्रिकाएं थी, इनकी जो पत्रिकाएं थी, इनकी 3 पत्रिकाएं प्रसिद्ध हुई हैं। इनकी 3 पत्रिकाएं प्रसिद्ध हुई, जिसके बारे में तो एक तो पढ़ ही चुके अपन, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और एक थी बाल बोधिनी। एक दूसरी रचना कौन सी थी? दूसरी जो पत्रिका थी वो थी बाल बोधिनी। ये 3 इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल हुआ था 1868 ईस्वी में। हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष था 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी। और बाल बोधिनी का समय था 1874 ईस्वी, जो स्त्री शिक्षा को लेकर लिखी गई पत्रिका थी। स्त्री शिक्षा को आधार मानकर लिखी हुई यह प्रमुख पत्रिका थी। अब देखिए, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं अपन। भारतेंदु जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख रचनाएं,
वैसे इनकी रचनाएं बहुत है बेटा, लेकिन 2 4 5 तो अपने याद होनी ही चाहिए। जैसे प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, यानी प्रेम को लेकर के काफी कुछ रचनाएं हैं। जैसे विनय प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, आपकी याद रहने वाली एक रचना लिखवा दूं, बकरी विलाप, याद रह जाएगी, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, दशरथ विलाप इत्यादि। वैसे बहुत सी आपको पीडीएफ में दी गई है, उनका अध्ययन करना। अब देखिए इनका जो योगदान था वो क्या था बेटा, साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और इन्होंने अपनी भाषा पर ज्यादा योगदान दिया है। इन्होंने जो रचना है कवियों के लिए, कवियों की समस्या के लिए या लेखकों की समस्या हेतु तो एक कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने साहित्यकारों की समस्या निवारण हेतु एक संगठन यानी कविता वर्धिनी सभा, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की पहली बार। स्थापना की। इसके अलावा एक और हुआ था जो कि 1873 ईस्वी में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी, जिस समय हरिश्चंद्र मैगजीन्स का प्रकाशन किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज की स्थापना की थी। ये तदीय समाज क्या था बेटा, इसमें साहित्यकारों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो वल्लभाचार्य जी से मिलते जुलते जो पुष्टि मार्ग के जो कवि थे उनको इसमें आधार मान करके ये किया गया था। तो ये आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। इसके बाद में जो अन्य साहित्यकार हैं उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।